नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों एक नया उबाल है। मुद्दा है आदिवासी अस्मिता, सरकारी नीतियां और विपक्ष के तीखे तेवर। हैरानी की बात यह है कि अभी प्रदेश में यूजीसी और नई व्यवस्थाओं को लेकर कमेटी का पूरी तरह गठन भी नहीं हुआ है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने मोर्चा खोल दिया। सिंगार का सीधा आरोप है कि सरकार इन कमेटियों के जरिए आदिवासियों की संस्कृति, पहचान और उनके विशेष संवैधानिक अधिकारों पर चोट करने की तैयारी में है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब अभी कोई ड्राफ्ट सामने नहीं आया है, कोई कमेटी जमीन पर नहीं उतरी है, तो फिर ये विरोध किस आधार पर? क्या ये आदिवासियों के हितों की वास्तविक चिंता है, या फिर यूसीसी की आहट के बीच आदिवासियों को लामबंद करने की एक सोची समझी रणनीति? आज अटेंशन में हम इसी पर बात करेंगे। एक तरफ सरकार का पक्ष है जो कहता है कि सब कुछ नियमानुसार और बेहतरी के लिए हो रहा है, तो दूसरी तरफ उमंग सिंगार का वो स्टैंड है जहां वो कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है और उनकी परंपराओं से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो क्या वाकई यूसीसी के नए नियम आदिवासियों का हक छीनेंगे, या फिर विपक्षी नेता सिर्फ एक काल्पनिक डर पैदा कर रहे हैं? इसी बात चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ही रिपोर्ट देखिए। यूसीसी का बहाना, आदिवासी निशाना। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर सियासत तेज हो गई है। अभी कानून का ड्राफ्ट भी सामने नहीं आया है, लेकिन बयानबाजी ने माहौल गर्म कर दिया है। आदिवासी अस्मिता के नाम पर एक बार फिर राजनीतिक घमासान देखने को मिल रहा है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने यूसीसी को आदिवासी समाज के लिए खतरा बताया है। उनका कहना है कि एक समान कानून से आदिवासियों की परंपराएं, संस्कृति और अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने इस पर विस्तृत चर्चा की मांग भी उठाई है। हालांकि सवाल ये है कि यूसीसी से आदिवासियों को अलग रखा जा सकता है, तो फिर इस तरह का विरोध क्यों किया जा रहा है? मैं यूसीसी को लेके ये कहना चाहता हूं कि आप समान नागरिकता कानून में क्या दलित आदिवासियों को उसमें रखेंगे कि नहीं रखेंगे? क्या दलित आदिवासियों के अधिकार और उनकी परंपरा, उनके रीति रिवाज को अलग रखेंगे कि साथ करेंगे? और अगर साथ में सरकार करती है तो दलित और मध्य प्रदेश के आदिवासियों के साथ अन्याय है, इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। याद हो तो उमंग सिंगार पहले खुद आदिवासियों को हिंदू मानने से इनकार करते आए हैं। उन्होंने इस वर्ग के लिए अलग कोड की भी मांग की थी, और अब यूसीसी के बहाने फिर आदिवासियों को साथ ले रहे हैं। हालांकि उमंग के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस आदिवासी मुद्दों की आड़ लेकर यूसीसी का राजनीतिक विरोध कर रही है, जबकि अब तक कानून का पूरा स्वरूप सामने भी नहीं आया है। श्रीमान उमंग सिंगार साहब राजनीतिक भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। यूनिफॉर्म सिविल कोड्स का जो मुख्य उद्देश्य है वो समान अधिकार देना, समान न्याय देना, ना कि किसी समुदाय विशेष या किसी भी समुदाय के किसी भी अधिकारों का हनन करना। जो संविधान द्वारा प्रदत्त आदिवासी समाज के रीति रिवाज और पूर्व से जो प्रदत्त अधिकार है वो निश्चित रूप से यथावत बने रहेंगे, पर ये भ्रम फैलाना चाहते हैं। अब बड़ा सवाल यही है, क्या उमंग को वास्तव में आदिवासी अधिकारों की चिंता है, या फिर यूसीसी जैसे बड़े मुद्दे पर सियासी जमीन तैयार करने की कोशिश? फिलहाल यूसीसी का ड्राफ्ट आने से पहले ही सियासत अपने चरम पर है, और आदिवासी अस्मिता के बहाने ये मुद्दा आने वाले दिनों में और भी ज्यादा गरमाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है चैतन्य जी आपका। आवाज मिल रही है आपको? जी जी बिल्कुल। तो ये उमंग सिंगार के इस आरोपों को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि जो अभी तो कमेटी बनी नहीं है, तो कमेटी बनेगी, फिर उसका ड्राफ्ट तैयार होगा, उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा, और जो वो चिंता बता रहे हैं दलितों की, आदिवासियों की, तो संविधान की जो अनुसूची है 4 और 5,
उसमें तो वैसे ही आदिवासियों को अलग अलग अधिकार दिए गए और ये कहा गया है कि जो मूल कानून अगर बनता भी है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं तो उसमें आदिवासियों के सारे हक अधिकार सुरक्षित रखे जाएंगे, क्योंकि हमने देखा उत्तराखंड में भी बना है, उसमें कई सारी चीज़ों को छोड़ा गया है। हमने देखा जो गोवा में भी इसी प्रकार का यूसीसी पहले से लागू है। तो ये जो भ्रम फैलाने का प्रयास नहीं उमंग सिंघार का, क्योंकि इसके पहले वो कहते हैं कमलनाथ सरकार के समय खुद कमलनाथ ने भी कहा था कि जब जातिगत जनगणना हो तो आदिवासी उसमें लिखें कि आदिवासी हिंदू नहीं है। देखिए मनोज जी, आजकल ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिस पर राजनीति ना होती हो, क्योंकि मध्य प्रदेश में दो प्रमुख दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जी। जाहिर सी बात है कि जब भारतीय जनता पार्टी किसी मुद्दे को लेके आती है तो विपक्षी दल के नाते कांग्रेस उसका विरोध करती है, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। और ये भारतीय जनता पार्टी भी करती है। अगर कांग्रेस कोई मुद्दा उठाती थी जब वो शासन में थी तो भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करती थी। तो ये तो राजनीतिक जो एक वो है परंपरा चल रही है, वो उसी का एक सामने आ रहा है मामला। जहाँ तक आदिवासियों की बात है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं कि मध्य प्रदेश में आदिवासी बहुत बड़ा समाज है। 21% के आसपास जो जनसंख्या है आदिवासियों की है और करीब 80 के आसपास जो विधानसभा सीटें हैं वो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को बिल्कुल 47 तो उनके लिए रिजर्व और लगभग 84 सीटों का 47 तो उनके लिए रिजर्व है जी जी। हाँ, 47 उनके लिए रिजर्व है और 80 से कुछ ज्यादा 84 के आसपास ये संख्या आती है पिछली उसमें जी। जी, तो आप ये मान के चलिए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो भी सत्ता में आने का प्रयास कर रही है वो चाहेगी कि ये एक बहुत बड़ा जो एक संगठन है, एक बहुत बड़ा समाज है, वो हमारी तरफ खिंच कर आए। और इसलिए ये जो उमंग सिंघार जी ने बात की है कि अगर समान नागरिक संहिता लागू होती है तो उसमें जो आपके आदिवासियों की परंपराएं हैं, उनकी संस्कृति है, उनकी जो रीति रिवाज है, उन पे आंच आएगी। क्योंकि जब सबको आप एक दृष्टि से देखोगे तो कहीं ना कहीं इसमें इस तरह की बात आएगी। लेकिन जैसा आपने बताया कि जहां जहां लागू हुआ है, यूसीसी लागू हुआ है, वहां आदिवासियों की जो परंपरा है या उनके जो रीति रिवाज है उनको बाकायदा रखा गया है। तो अब सवाल इसी बात का है कि अभी तो क्योंकि अभी पूरा मामला ही शुरुआत नहीं हुई है, ना उसका कोई ड्राफ्ट बना है, कब बनेगा कैसे होगा। लेकिन अभी से अगर उमंग सिंघार जी इस बात को लेके हल्ला मचा रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये एक पॉलिटिकल कदम है और वो चाहते हैं कि जो पहले से भी कांग्रेस के प्रति थोड़ा सा नरम रुख रहा है आदिवासियों का, वो नरम रुख जरा और ज्यादा नरम हो जाए और जो आदिवासी समाज है वो कांग्रेस के प्रति आकर्षित हो। तो ये एक राजनीतिक पहल हो सकती है, क्योंकि अभी तो ऐसा कुछ सामने मामला आया नहीं है। अब जहां तक भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि ये भ्रम फैला रहे हैं और उनके जो अधिकार हैं वो सब बाकायदा रखे जाएंगे। अब उसमें समान नागरिक संहिता में किस तरह से उनको उन चीजों को, जैसे बहुपत्नी विवाह है या और गोटुल परंपरा है या और दीगर परंपराएं आदिवासी समाज की, उनको कैसे रखा जाएगा। क्योंकि जब आप नागरिक संहिता कानून लागू करेंगे तो सभी के लिए एक से कानून होंगे। अब उसमें अपने भारत में तो तरह तरह के जो संप्रदाय हैं, जो जाति हैं, उनकी अपनी एक अलग अलग परंपराएं हैं। आप देखिए कि हिंदुओं में कई महीनों तक विवाह नहीं होता है, जब भगवान सो जाते हैं तो विवाह नहीं होता है। जबकि आप देखिए कि सिख हमेशा 12 महीने विवाह होता है, मुसलमानों में 12 महीने विवाह होता है। हमारे यहाँ अर्थी है उसमें वो ये शाम धार्मिक को दी रीति रिवाज तो जाती है। प्रभावित हो ही नहीं रहे। लेकिन दूसरी एक बात है ना कि मान लीजिए हम सबके लिए जब समान नागरिक अधिकारों की बात करते हैं, संविधान का भी दुहाई देते हैं, तो एक लड़की मान लीजिए अगर वो रुखसाना है और दूसरे धर्म में पैदा हुई तो वो 3 तलाक भी भुगत रही थी अभी तक, हलाला की प्रथा से भी गुजर करना पड़ रहा है, उसका स्वर 4 निकाह भी कर सकता है, उसको अपने पिता की संपत्ति में अधिकार भी नहीं मिलना है। और एक लड़की मान लीजिए रेखा है, उसको ये सारे अधिकार प्राप्त हैं। तो ये भी तो एक बड़ा वो है ना। और दूसरी बात है ब्रजेश जी कि 20वीं सदी में जब हम आज़ाद हुए थे तब ठीक है कि साक्षरता का स्तर उतना नहीं था, 17, 18, 20% साक्षर था। लेकिन आज साक्षरता का स्तर कहाँ खड़ा है। और दूसरा 21वीं सदी में भी हम संविधान की बजाय शरीयत या धार्मिक आधार पर क्यों लोगों को हम चाहते हैं कि उसी आधार पर उनके यहाँ शादियाँ हों, उसी आधार पर संपत्ति का बंटवारा हो, उसी आधार पर उनके शोहरों 4-4 शादियाँ कर लें, निकाह कर लें। देखिए मनोज जी, इसलिए चाहते हैं ना कि एक बड़ा वोट बैंक उसकी पैरवी करता है। यदि आप कह रहे हैं 3 तलाक की, बहुविवाह की, तो उसका एक बड़ा वोट बैंक है ना।
जो उनका समर्थन करता है। या तो वो महिला जागरूक हों, वो आगे आएँ, उनकी खिलाफत करें, तो उतनी जागरूकता आ जाए, उतनी हिम्मत उनमें आ जाए, तो राजनीतिक दल फिर वैसे सोचने लगेंगे। अभी तो उनको लगता पूरा वोट बैंक है। हम देख रहे हैं 3 तलाक में कुछ महिलाएं समर्थन में भी आई, लेकिन कुछ राजनीति उसमें विरोध में भी आई। तो आप देखिए कि राजनीति है इसकी। हमने देखा उत्तर प्रदेश में जो बड़े ख्यात शायर हैं मुनव्वर राणा, उनकी बेटी उसके विरोध में थी 3 तलाक के और अब खुद ही और अब खुद इसकी प्रताड़ना झेल रही और खुद कानून की शरण में गई हुई है। तो आप देखिए ये राजनीति हो रही। इसलिए हर व्यक्ति चाहता है उसको अधिकार मिले, हर महिला चाहती है कि उसको बराबर का अधिकार मिले। और क्या किसी समाज में कोई व्यक्ति है वो नहीं चाहेगा होगा कि उसकी बेटी को पूरे अधिकार मिले, उसके साथ ऐसा ना हो कि पक्षपात हो, उस पर अत्याचार हो, कोई बाप नहीं चाहता। लेकिन वो करते हैं क्योंकि एक धर्म की आड़ में कुछ लोग भड़का देते हैं और सियासतदार उसको हवा दे देते हैं। वही हो रहा है ना। अब आप देखिए यूसीसी पर हम बात कर रहे हैं, हमने उत्तराखंड का ड्राफ्ट देखा है जहां आदिवासियों को बाहर रखा है, बिल्कुल। हमने गुजरात का ड्राफ्ट देखा है जहां आदिवासियों को उससे बाहर रखा हुआ है। तो फिर उमंग सिंगार ये सवाल ही क्यों कर रहे हैं कि क्या आदिवासियों की परंपराओं पर डाका डाला जाएगा, छीना जाएगा उनका अधिकार? इसके पीछे उनकी राजनीति है। वो आदिवासियों के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े हितचिंतक बनना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले वो कह रहे थे कि आदिवासी हिंदू नहीं है। उसी जो बात वो कह रहे थे उसी को और मजबूत करना चाहते हैं कि आदिवासियों के साथ इस तरह से भेदभाव करने जा रही है सरकार। एक डराने का वो भाई यदि कल को नहीं होता है यूसीसी में बाहर रखा जाएगा, जैसा कि संभावना ज़्यादातर है कि बाहर ही रखा जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा है ना कि गुजरात का ड्राफ्ट देखिए, जिन राज्यों में लागू हो रहा है या जिन लोगों में ड्राफ्ट बन रहा है उसका आप आकलन कीजिए, उसको देखिए, उत्तराखंड का देखिए, फिर उसके हिसाब से हमने ड्राफ्ट देखा ना बनेगा। कि जैसे यूजीसी आया था इसके पहले, उसके कुछ प्रावधान विवादित थे, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। हमने देखा गुजरात का जो यूसीसी है वो राष्ट्रपति के बाद लंबे समय से पेंडिंग पड़ा, अभी तक उसको शायद अब मंजूरी मिलने के आसार दिख रहे हैं। तो आप देखिए ना, मध्य प्रदेश में भी हमने देखा है कि जब जो ड्राफ्ट आएगा तो उसमें आदिवासियों को आपको बाहर रखना पड़ेगा। 47 सीटें हैं आपकी, 85 से लगभग सीटों पर वो प्रभाव डालते हैं, हार जीत का मार्जिन तय करते हैं, और एक बड़ा वोट बैंक है। तो कौन उसमें यूसीसी में उनको ले आएगा? निश्चित तौर पर कोई राजनीतिक दल नहीं चाहेगा उनको नाराज करे। लेकिन उमंग सिंगार आदिवासियों के बड़े लीडर बनना चाहते हैं। वो यदि बाद में ये बाहर होगा तो उनको कहने की हमने जो बात उठाई थी, हमने प्रेशर डाला था, तो इसलिए से बाहर हमारे दबाव में हो गए। हाँ, हमारे दबाव में हो गए। तो वो सियासत कर रहे हैं, वो अपने वोट बैंक को एक तरह से डरा भी रहे हैं और उसको अपने पाले में लाना चाहते हैं कि देखिए मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैंने कहा आपसे कि आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड की मांग की है जनगणना में, आपने कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं है, आपकी परंपराएं अलग हैं। तो वो एक पूरा जो वर्ग है, जो पूरी एक सीट है, पूरी मतलब हम आदिवासी समाज के एक सबसे बड़े नेता बनना चाहते हैं। बिल्कुल, ये उनका लक्ष्य है। उसी लक्ष्य को साधने के लिए उन्होंने अभी से ऊपर छोड़ दिया कि यूसीसी का ड्राफ्ट तो बना नहीं है, तो पहले से ही वो हल्ला मचाने लगे ताकि वो ये कह सकें कि देखिए मैं आपकी आवाज़ उठा रहा हूँ। वो अपने वर्ग में ये जताना चाहते हैं मैं आपकी आवाज़ उठा रहा हूँ, जो आप में आशंका है उसकी मैं उसका समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, मैं वो लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो वो श्रेय लेने की बाद में होड़ आ जाएगी, देखिए मैंने पहले ही कहा था यदि सरकार करती है तो आंदोलन करते हैं। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं, वो सिर्फ सियासत के लिए कर रहे हैं, अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए, सबसे बड़ा आदिवासियों का नेता बनने के लिए और अपनी पार्टी में अपनी धाक जमाने के लिए। तो ये उनकी रणनीति है, जो सियासी मकसद उनका साथी है, उसी उद्देश्य से वो यहाँ पूर्ति करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन भट्ट साहब, हमने ये देखा है कि गोवा में अगर पिछले एकाधिक दशक छोड़ दें, जब बीजेपी का वहाँ शासन है या गठबंधन सरकारें रहीं, दशकों तक वहाँ कांग्रेस की सरकार थी और दशकों से वहाँ पर यूसीसी लागू है, लेकिन तब एक भी कोई खबर नहीं आई वहाँ कि किसी अल्पसंख्यक के अधिकारों पर हनन हुआ हो या किसी आदिवासी के साथ कुछ ऐसा गलत हुआ हो। और अगर ऐसा होता तो फिर शायद फिर कांग्रेस को तो वो कानून वहीं पे खारिज कर देना था जिसका वो आया विरोध कर रहे हैं। देखिए, जैसा मैंने भी कहा और राजेश जी ने भी कहा, इस सिर्फ पूरा राजनीतिक सियासत हल्ला है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं कि जो अभी जिन राज्यों में लागू है वहां के ड्राफ्ट के बारे में जब जानकारी होगी उमंग सिंगार जी को, लेकिन वो जानबूझ के, जैसा ब्रजेश भाई कह रहे हैं कि वो तो उनको मालूम है कि इस तरह की व्यवस्था को आदिवासियों को अलग रखा जाए, लेकिन वो पहले से इस तरह का प्रचार करना चाहते हैं कि देखिए हमने जो कुछ कहा, हमने इतना हल्ला मचाया, तभी आपको अलग रखा गया। तो वो एक जो श्रेय लेने की बात कह रहे हैं भाई, वो बिल्कुल सही बात कि आदमी को लगता है कि हम किस तरह से श्रेय ले लें, मालूम है कि ये होने वाला है, लेकिन उसके पहले अगर आप हल्ला मचाने लगो कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा चाहिए, और जब होना ही है वो,
तो फिर ये कहने को हो जाता कि देखिए साहब उमंग सिंगार ने कितने पहले से इस बात को लेके सरकार को चेताया था, उसके कारण उस दबाव में सरकार ने इस तरह का जो ड्राफ्ट है वो बनाया। दूसरी बात यह है कि आदिवासी समाज के जो ठेकेदार बने हुए हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो चाहे कांग्रेस के, आदिवासियों की स्थिति में कोई फर्क नहीं आया। पैसा कानून भी जो 1996 में लागू होना था वो अभी जाके लागू हुआ है मध्य प्रदेश में। जल जंगल जमीन की लड़ाई वो आज भी लड़ रहे हैं। हाँ, जो रहनुमा है आदिवासी समाज के रहनुमा है, नेता हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को चाहे कांग्रेस, उनकी स्थिति बहुत अच्छी हो गई, लेकिन आदिवासियों की स्थिति अभी भी वैसी की वैसी है। उसमें कोई सुधार न हुआ है और न सुधार की कोई गुंजाइश दिखती है। वो अभी भी दबा कुचला है, उनकी अपनी जो परेशानियां हैं उससे वो निजात नहीं पा रहे हैं। अब ये जो उमंग सिंगार जी ये चाहते हैं कि हम इस तरह का एक प्रचार शुरू करें कि आदिवासियों की जो समस्याएं हैं, आदिवासियों को जो अधिकार देने की बात है, उनको यूसीसी में शामिल न करने की बात है, ये हम उठाएं। और कांग्रेस इसका फायदा उठाना चाहती है क्योंकि कांग्रेस के प्रति थोड़ा सा आदिवासियों लेकिन ये हो रहा है ना कि अकेले अभी है। तक मोर्चा आप देखिए कि उमंग सिंगार ही है, जबकि कांग्रेस में ऐसा नहीं कि आदिवासी लीडर नहीं। बगल के इलाके से कांतिलाल भूरिया, उनका बेटा विक्रांत भूरिया, ओमकार सिंह मरकाम जैसे बड़े नेता हैं, बाला बच्चन है जो दिग्विजय सिंह के जमाने में मंत्री रहे, कमलनाथ में मंत्री रहे, और कोई इस मुद्दे को नहीं उठा रहा, केवल उमंग सिंगार उठा रहे हैं। नहीं तो इसमें तो ये है ना कि कौन आगे आ जाए। भाई हम सबसे पहले आगे आ गए, अब जब उनको लेगा तो दूसरे नेता यार ये चुपता है तो वो भी शामिल हो जाएंगे। लेकिन श्रेय किसको मिलेगा? श्रेय मिलेगा उमंग सिंगार। तो राजनीति में तो कौन सबसे पहले लपक लेता है किसी मुद्दे को, उस पर डिपेंड करती है उसकी राजनीति, और वो सफल भी हो जाता है उसमें। तो मुझे लगता है कि अभी जो उमंग सिंगार ने बात कही है उसका फायदा वो इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि आगामी 1.5-2 बरस बाद, जो 2 बरस बाद चुनाव होने वाले विधानसभा के, उसमें आदिवासियों का बहुत बड़ा तबका, जैसे 47 सीट आपने बताई कि आदिवासी समाज की है, जिसमें से 85 के आसपास आपके जो प्रभाव डालती हैं, तो उसका फायदा लेना चाहेंगे वो। और जब दूसरे नेताओं को लगे कि उमंग सिंगार से बहुत ज्यादा वो भी ये तो घाट चलता है कांग्रेस विशेष। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही भट्ट साहब जी। आगे बढ़ जाए। हाँ, हम किस तरह से बातें हाईकमान को कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है मनोज जी वैसा ही है ना ये। क्या आप देखिए कि उमंग सिंगार क्या चाहते हैं, जैसे भट्ट जी कह रहे हैं, उमंग सिंगार यदि ज्यादा से ज्यादा आदिवासी सीटें जीत कर आती है कांग्रेस, तो सबसे बड़ा प्रबल दावेदार सीएम का कौन होगा? उमंग सिंगार होंगे। तो उमंग सिंगार वो सारे दाव चल रहे हैं कि उनकी स्थिति पार्टी में मजबूत हो। नेता प्रतिपक्ष है, निश्चित तौर पर जीतू पटवारी के समकक्ष हैं और एक बड़ा पद है उनके पास, 2 ही तो बड़े पद हैं ना आज। तो अब जीतू पटवारी से आगे कैसे निकलेंगे? वो आदिवासियों की बात करेंगे, एक बड़ा फैक्टर है, सत्ता की चाबी आदिवासियों के पास से जाती है। जितनी ज्यादा सीटें, यदि बीजेपी से ज्यादा सीटें आदिवासी वो ले जाते हैं तो प्रबल दावेदार कौन है? आदिवासियों की लड़ाई वो लड़ रहे थे, आदिवासी नेता वो हैं, तो वो वही बात करेंगे जिससे उनका वोट बैंक बढ़े, उनकी ताकत पार्टी में बढ़े। उनको ये भी ध्यान रखना होगा ना कि इसके पहले शिवभानु सिंह सोलंकी के साथ क्या हुआ। उस समय अविभाजित मध्य प्रदेश था। लेकिन ये सोच के कोई राजनेता या राजनीति करने वाला व्यक्ति खामोश होकर नहीं बैठ जाता। जमुना देवी लड़ती रही ना कुछ समय, ये सब लड़ती रही तभी तो मुख्यमंत्री बनी। और जमुना देवी की बात अलग है, उमंग सिंगार पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और आज परिस्थितियां अलग है। पहले इतने दिग्गज थे ना मनोज जी, सुनिए आप, पहले आप देखिए एक से एक बड़े नेता थे। तो शिवभानु सिंह सोलंकी थोड़ा, शिवभानु सिंह थे, प्यारेलाल कंवर भी हमने देखा है, ऐसा नहीं है कि वो भी बड़े आदिवासी नेता रहे। लेकिन सवाल यही है ना कि क्या आपको लगता है, ये तो हमने बीजेपी में देखा कि पर्ची वाले मुख्यमंत्रियों का चलन शुरू हो गया, तो कांग्रेस में कांग्रेस में अब ऐसी परिस्थितियां नहीं है। जब 2028 में ये नौका आएगा तो आपको लग रहा है कि विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी और ये कहा जाएगा कि भैया हाथ ऊंचे कर दो, उमंग सिंगार के संग कौन है, जीतू पटवारी के संग कौन है, या फलाने के संग कौन है? देखिए मनोज जी, आप देखिए एक लाइन का प्रस्ताव तभी जाता है जब आपका आला कमान मजबूत हो। बीजेपी में आला कमान आज की तारीख में मजबूत है तो वो जिसको चाहेगा उसको बना देगा। जब उस दौर की आप बात कर रहे हैं, शिवभानु सिंह सोलंकी की बात कर लो, चाहे आप अर्जुन सिंह की बात कर लो, अब कांग्रेस का आला कमान बहुत मजबूत था, जिसको कह दिया उसको कांग्रेस के टिकट पर लोग जीत जाते थे, उनको पहचाना नहीं। वो परिस्थितियां नरेंद्र मोदी के शासनकाल में बीजेपी में देखी, किसी को खड़ा कर दीजिए, लोकप्रियता थी ना नेता की, उस समय इंदिरा गांधी की लोकप्रियता थी, फिर राजीव गांधी की लोकप्रियता थी। हमने देखा तो आप देखिए तब ऐसी परिस्थिति, सचिन पायलट के हाँ साथ मैं वही आ रहा हूँ, आप सुन लीजिए क्यों हुआ, वही परिस्थितियां थी।
तब ऊपर वाले की नहीं चली है। कौन किसके समर्थन में? कमलनाथ जी के पक्ष में उनके समर्थक थे, दिग्विजय सिंह ने समर्थन दे दिया, उनके पक्ष के विधायक उनके साथ खड़े हो गए तो कमलनाथ जी बन गए। सचिन पायलट के साथ भी थे, लेकिन वहां पर ज्यादा बहुमत लोगों का था, गहलोत के साथ था, इसलिए वो बन गए। तो ये परिस्थितियां है ना। आप भूपेश बघेल की बात कर लीजिए, क्या आपको लगता है वहां पे भूपेश बघेल के पक्ष में ज्यादा लोग थे, इसलिए बाबा सिंहदेव रह गए? तो ये परिस्थितियां हैं आज की तारीख में कांग्रेस पे। बीजेपी जैसे हालात नहीं है कि वहां से वो बोल देंगे कि हाँ जीतू पटवारी तो जीतू पटवारी, ताल ठोकेंगे उमंग सिंगार और वो कहेंगे इतने विधायक मेरे साथ हैं। अब तीसरा फैक्टर काम करेगा कि वो अपने विधायकों को जिसके पाले में दे देगा, जैसे कि हमने दिग्विजय सिंह ने देखा है पिछली बार उन्होंने कर दिया। तो ये कौन अपनी ताकत नहीं बढ़ाना चाहेगा? राजनीति में बार्गेनिंग तो तभी होती है ना जब आपके पास लोग ज्यादा हों, आपके पास विधायक ज्यादा हों। आप देखिए कि उमा भारती यदि अपने लीडरशिप को चुनौती दे रही थी, किस आधार पर दे रही थी? उनको लग रहा था कि विधायक कि पहले तो विधायक जिताओगे तब ना, जब पहले तो कोशिश तो कर रहे हैं ना भाई, लेकिन उतने लोगों को आपको टिकट भी तो दिलाना पड़ेगा ना। टिकट दिलाने की बात कांग्रेस बड़े दिग्गजों के बीच में इतनी चल जाएगी उमंग सिंगार की, 50 लोगों को अब दिग्गज बचे काम सब खेत रहे हैं। अरे वो दो दिग्गज हैं आज की तारीख में कांग्रेस में। तो जो गड़े मुर्दे वो उस समय निकल कर आते हैं कि जब आदमी जैसे जुम्बी जिसको कहते हैं ना, उस तरीके के निकल कर आ जाते लेकिन भाई साहब उसके चक्कर में कोई चुपचाप नहीं बैठता है, नहीं बैठता है, लेकिन ताकत बढ़ा ही रहे ना। आप देखिए चाहे ग्वालियर चंबल में तमाम नेता लगे हुए हैं, चाहे जीतू पटवारी वो तो अभी नहीं छत्रप बने हैं ना, उमंग सिंगार अभी छत्रप बने हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में अपना नेटवर्क फैला रहे हैं ना, बाकी के लोगों पर काट ही रहे हैं। तो राजनीति में जिस सीढ़ी पे आप चढ़ जाते हो उसको तोड़ देते हो कि इस पे दूसरा कोई ना चढ़ पाए। सिर्फ पट्टे चाहिए किसी को, अपने ऊपर बॉस किसी को नहीं चाहिए, समकक्ष किसी को नहीं चाहिए। तो वो दोनों कर रहे हैं, तो उमंग सिंगार भी उसी लाइन पे चल रहे हैं। अब वो बात की बात है कि उनको मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन वो कोशिश करना छोड़ दें क्या इस आधार पर कि मौका नहीं मिलेगा? वो लड़ेंगे। आप देखिए एक उपचुनाव में दोनों नेता टिकट के लिए लड़े थे कि जो अल्पसंख्यक वर्ग इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला, उसमें से भी कोई आवाज नहीं निकल रही है, और जिसको अभी कुछ होना नहीं उसके अंदर सबसे तेज आवाजें निकल रही है। तो ये तो होता ही है ना, सुर्खियों में बने रहना, राजनीति में चर्चा में बने रहना, ये भी एक कला होती है। यदि आप विपक्ष में हो तो आप चर्चा में बने रहो, आपकी चर्चा में बने रहोगे तो लोगों को आपकी सक्रियता लगेगी। आप घर घर तो पहुंच नहीं पा रहे हो, तो आप इससे भी एक तरह से कि हाँ भाई सक्रिय है, हम बात क्यों करते हैं। यदि हम यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं तो उनका मकसद सॉल्व हो गया ना, कि भाई वो जिन 4 लोगों तक पहुंचना चाहते थे 10 में पहुंच गए। भेड़िया आया वाली कहावत भी हमने सुनी है कि जब हल्ला मचता तब नहीं आता, लेकिन जब आ जाता है तो फिर निकलता कोई नहीं। ये भी स्थिति हमने देखी, ऐसे राजनीति में भी हमने देखी है और आम जीवन में भी देखी। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद चेतन जी आपका। तो मध्य प्रदेश की सियासत में आदिवासी अब सिर्फ एक वर्ग नहीं है बल्कि सत्ता की चाबी बन चुके हैं। हैरानी देखिए, एक तरफ सरकार है जो कहती है कि हम नियम बना रहे हैं, लेकिन उन नियमों के पन्नों पर आदिवासी अस्मिता के संरक्षण की स्याही कितनी गाढ़ी है ये साफ नहीं है। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार हैं जो कमेटी बनने के पहले विरोध का बिगुल फूंक चुके हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये वाकई आदिवासियों के संवैधानिक हकों की लड़ाई है या फिर यूसीसी के बहाने 2028 की चुनावी जमीन तैयार की जा रही है। अगर सरकार पारदर्शी नहीं है तो शक की गुंजाइश बनी रहेगी, और अगर विपक्ष सिर्फ काल्पनिक डर बेच रहा है तो ये आदिवासियों के साथ सबसे बड़ा छलावा है। याद रहे, आदिवासियों को कागजी कमेटियों या सियासी नारों की नहीं बल्कि अपने जल जंगल जमीन और पहचान के ठोस संरक्षण की दरकार है। आज के लिए अटेंशन में बाज इतना ही। निष्पक्ष खबरों और ऐसी तीखी बहस के लिए देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।